हाँ जी। सो वेलकम बैक एवरीवन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर के बारे में, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4। नाम है इसका इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। आपको याद है क्या, हमने जब यहाँ पे सेकंड वाला चैप्टर पढ़ा था तो उस चैप्टर के अंदर हमने एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो है उसको बनाया था, राइट? और उसमें जो पांचवा सेक्टर आपका था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसको अपने नाम किया गया था फाइनेंशियल सेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। हालांकि अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर का एक छोटा सा पार्ट है आपका बैंकिंग सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसमें बैंकिंग कंपनीज के अलावा और भी ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, काफ़ी सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो कि क्या काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है। तो आज हमें ये वाले चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें रहेंगी जो कि फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई है उनको हमें पढ़ना होगा। और यहाँ पे एक बात मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि ये वाला जो चैप्टर आपका है, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा लेंदी है। दूसरी बात ये कि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि कंसेप्चुअल नहीं होंगे, बल्कि आपको उन पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, कह सकते हैं कि याद रखना पड़ेगा, या उनको कहीं पे आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ों के चार्ट्स बना के आपको दे दूं और वही चार्ट से आप अपना रिवीजन जो है उसको कर लें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स को लेके आए, राइट? चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे सीधा हम बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, हमारे फाइनेंशियल चैप्टर के बारे में। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जो है उसके बारे में। तो ध्यान से भाई साहब, सब बोले अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम की बात करो, ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये सब। वो तो हमने तभी देख लिया था जब आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी हमें बना के दिया था। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें हमें यह समझ में आया था कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर की वजह से, उसे काम करते हैं अपन यहां पे ना कॉपी कर लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा। तो ये पूरे इस चीज़ को हम उठाते हैं यहाँ से और इसको नए पेज पे कॉपी कर लेते हैं, ताकि रिसेंटली हम इसके बारे में क्या कर सकें, डिस्कशन जो है वो कर सकें। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे सीधा सीधा आ गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से यहाँ पे आप देखिए, हमने क्या कहा था, हमने कहा था सर सबसे पहले एक तो है आपका हाउस होल्ड वाला सेक्टर, फिर उसके बाद में दूसरा है आपका प्रोड्यूसर वाला सेक्टर, फिर उसके बाद में तीसरा है आपका गवर्नमेंट वाला सेक्टर, और चौथा जो है वो है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाला सेक्टर। ठीक है, हर सेक्टर कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर पैसे को डाल रहा है, पैसे को वहां से क्या कर रहा है, निकाल रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, या ऑल्सो कॉल्ड एज बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो सर ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि उन लोगों को जिनके पास में पैसा सरप्लस में पड़ा हुआ है, जिन्हें आप सेवर का नाम दे सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को ऐसे लोगों से मिलाता है जो कि क्या रहते हैं, जो कि नीडी रहते हैं, जिनको पैसे की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि भाई साहब हमें पैसा चाहिए, प्लीज हमारे पास में पैसा जो है वो मुहैया करवा दो। अब जरा एक बार सोच के देखिए कि अगर ये फाइनेंशियल वाला सिस्टम होता ही नहीं, अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता, और अगर आपका जो ये प्रोड्यूसर है उसको काम करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती, तो कितने लोगों के पास में जाता, कितने लोगों से कहता कि अरे पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। सोचने की बात है, कितने लोगों से जाके इस चीज की डिमांड या इस चीज की रिक्वेस्ट वो बंदा करता, राइट? तो अब ऐसे केस में सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है कि आपका जो ये फाइनेंशियल सेक्टर है या जो बैंकिंग सेक्टर है वो क्या करता है, वो उन लोगों से जिनके पास में एक्स्ट्रा का सरप्लस पड़ा होगा, उन लोगों से पैसे को इकट्ठा करता है और उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको उस पैसे की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि लोन जो है वो सिंपली प्रोवाइड किया जाता है बाय द फाइनेंशियल सेक्टर। अब अगर आप ये फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे, क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, हाँ या ना? बोले बिल्कुल सर, बात तो एकदम सही है। ग्रोथ होगा क्योंकि लोगों के पास में जब चाहिए तब उनके पास में पैसा अवेलेबल हो पाएगा।
जितने जल्दी पैसा अवेलेबल हो पाएगा उतने जल्दी वो अपना काम जो है उसको आगे बढ़ा पाएंगे, फर्दर प्रोडक्शन को कर पाएंगे, अच्छे तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं इस चीज की सहूलियत उनको मिलेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात अगर आप करोगे या फाइनेंशियल सिस्टम की बात अगर आप करोगे तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, चलिए। सर इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द हाउस होल्ड, जिसको आप सेवर भी कह सकते हैं, टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द प्रोड्यूसर, जिसको आप इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं, thereby assisting in creation of the wealth for the nation. Mainly the financial system of a country is concerned with the following. क्या क्या चीजें? सबसे पहली बात बोले, जो पैसा सेव किया गया है उस पैसे को क्या करना, प्रॉपरली एलोकेट करना एंड मोबिलाइज करना। जो पैसा लोग सेव कर रहे हैं, आप सोच के देखिए कि हाउस होल्ड के पास में लैंड किराए पे देने के बाद जो रेंट रिसीव हुआ या फिर आपका जो लेबर था उसको जो वेजेस मिला, उन्होंने क्या किया, अपना पूरा पैसा तिजोरी में भर के रख लिया। अगर पैसा तिजोरी में भर के रखेंगे तो क्या वो पैसा इकोनॉमी में काम आ पाएगा? आंसर इज नो। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो एक बात सीधा सीधा कह सकते हैं कि रामबाण है, क्या कि पैसा ही पैसे को कमाता है, पैसा ही पैसे को कमाता है। अगर पैसा इकोनॉमी में आएगा तो वो और पैसा कमाएगा, लेकिन अगर पैसा आपकी तिजोरी में पड़ा रहेगा तो वो सिर्फ पड़ा ही रहेगा, सड़ता रहेगा, बट उससे कोई और आगे का जो काम है वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह है, वो क्या करता है, वो सेविंग्स को मोबिलाइज करता है, उसको एलोकेट करता है, जरूरतमंद के पास में पैसे को पहुंचाने का काम जो है वो करता है। दूसरी बात, प्रोवाइड द फंड, पैसा प्रोवाइड करने का काम करता है। तीसरा, फैसिलिटेट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, अगर आपको पैसा चाहिए क्या करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, बैंक में चले जाओ, काम हो जाएगा। एक एक बंदे के पास में जाना जरूरी है क्या? नहीं साहब, आप बैंक में चले जाओ, अलग अलग लोगों ने बैंक के अंदर अपना डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया होगा, आप सीधा बैंक के पास चले जाओ, वहीं से पैसा जो है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर डेवलपिंग द फाइनेंशियल मार्केट, प्रोवाइडिंग फॉर द लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल एंड द एडवाइजरी सर्विसेज। तो अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो इतने सारे काम जो है वो आपका ये सिस्टम करता है। ठीक है साहब, नेक्स्ट पॉइंट, सब बोले फीचर्स क्या हैं ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर जो उसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली बात, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल साहब, पहले इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। दूसरा, इट एनकरेजेस बोथ द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों चीजों को एनकरेज करता है। कैसे सर? जिसके पास में एक्सेस पैसा है उसके लिए बैंक कहता है कि अगर आप वो पैसा अपने तिजोरी में रखने की बजाय हमारे बैंक में लाके रखते हो तो आपको 4% से लेके 6% तक का हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। जैसे ही ये बात बोली गई तो जिन लोगों के पास में एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा पड़ा हुआ था वो लोग क्या करेंगे, वो अपना पैसा लाके डिपॉजिट कर देंगे बैंक के पास में। अब चूंकि पैसा बैंक के पास डिपॉजिट किया गया है और बैंक की अब यहां पे जिम्मेदारी बनती है कि उसको क्या करना होगा, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपका जो बैंक है वो क्या करेगा, वो यही वाला पैसा लोगों को उधार पे देगा, लेंड करेगा, ताकि वो पैसा मार्केट में क्या हो सके, इन्वेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये काम यहां पे किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, सब बोले जो पैसा सेव करते हैं और जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई प्रोड्यूसर जो है अलग अलग हाउस होल्ड के पास में नहीं जाता पैसा लेने के लिए, बल्कि क्या होता है कि जिसके पास में पैसा सेव किया हुआ है वो जाके बैंक में डिपॉजिट कर देगा और जिसको मार्केट में पैसा लगाना होगा वो बंदा बैंक के पास जाएगा और पैसा उधार लाके उसको इन्वेस्ट कर देगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो असिस्ट इन द कैपिटल फॉर्मेशन। क्या करने में हेल्प करता है? सब बोले कैपिटल जो है उसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। ऑब्वियस सी बात है साहब, अगर मेरे पास में पैसा आएगा तो मैं यहाँ पे और पैसे को बना पाऊंगा या फिर मैं और कैपिटल जो है उसको बना पाऊंगा, जिससे फर्दर प्रोडक्शन जो है वो होते जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। सिस्टम जो है आपका फाइनेंशियल वाला, उससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका भी एक्सपेंशन जो है वो होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत पुराने ज़माने की बात करते हैं, जब हमारी कंट्री आज़ाद भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे हमारी कंट्री में एक ही बैंक हुआ करता था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक, जिसको कि आज नाम क्या दिया जाता है, SBI। ठीक है, ये एक ही बैंक हुआ करता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के दिन जिस बैंक को आप RBI के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक का रोल निभाता है, RBI का जो काम था ना वो भी पहले इंपीरियल बैंक द्वारा ही किया जाता था। बट आफ्टर सर्टेन टाइम जो आपका इंपीरियल बैंक था उससे जो सेंट्रल बैंक का रोल था उसको ले लिया गया था, और उससे नॉर्मल कमर्शियल बैंकिंग वाला जो काम था वही एलोकेट किया गया। ठीक है, और सेंट्रल बैंक का रोल करने के लिए अलग से एक बैंक को बनाया गया जो आज भी चल रहा है। नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड द पॉइंट, रेडी के साथ। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट्स यहां पे देखते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनके ऊपर आपको सवाल जरूर पूछा जा सकता है। क्या है पॉइंट, सब बोले इंडिया की बात अगर आप करोगे तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सर हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ बैंक नहीं आते हैं, बल्कि बैंक के अलावा इंश्योरेंस लगा लीजिए, उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट कंपनीज लगा लीजिए, उसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है वो आप लगा लीजिए, या फिर अगर आप बैंक की भी बात करते हैं तो बैंक जो है वो भी काफी टाइप के हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है, या फिर रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से बैंक बनाए गए हैं। ठीक है, या अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल तो बहुत रिसेंट वाला चल रहा है, कौन सा, अपना पेमेंट बैंक्स। ठीक है, जैसे पेटीएम का पेमेंट बैंक है, एयरटेल का पेमेंट बैंक है, ऐसे काफी सारे पेमेंट बैंक्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे है। इसकी वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है, अलग अलग एरियाज में काम करना, उसे कहते हैं डाइवर्सिफाइड होना। ठीक है सर। और undergoing the rapid expansion both in terms of strong growth of the existing financial service firms and new entities entering into the market। अब ये कैसे नई नई एंटिटीज मार्केट में आ रही हैं, आप सोचिए, मतलब कहां कौन सा जमाना हुआ करता था कि अगर आपको पैसा डिपॉजिट भी करना है, राइट, या फिर पैसे का कोई भी लेन देन करना है, या कोई सामान अगर आपको परचेज करना है तो उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था, वहां जाके आपको काम करना पड़ता था। आज क्या होता है, सब कुछ नहीं, सामने वाले बंदे को ऑनलाइन पेटीएम कर दूंगा, गूगल पे कर दूंगा, फोन पे कर दूंगा, भीम ऐप के द्वारा पेमेंट जो है वो कर दूंगा, यूपीआई आईडी जो है उसको यूज करके पेमेंट में कर दूंगा। आजकल ऐसा चल रहा है। अंडरस्टूड द पॉइंट। सो सिंपली यहां पे कह सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ग्रो करते जा रहा है। ठीक है, द सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्या क्या हमारे इस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, कमर्शियल बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक है, पेंशन फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एंड अदर स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और एकदम रिसेंट की बात अगर आप करोगे तो बाकायदा जो पेमेंट बैंक्स वगैरह जो हैं वो भी नए ऐड हो गए हैं इस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, सब बोले फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर एंड एनबीएफसी, अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बात करूं तो। ठीक है, इंडियाज ग्रॉस नेशनल सेविंग जिसको नाम क्या दिया है, GDS। सर डी क्यों यूज किया, सर हम हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो सेविंग है ना उसकी बात कर रहे हैं। सो यहां पे डी का मतलब क्या है, सर यहां पे डी का मतलब है डोमेस्टिक। डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP स्टूड एट 30.50% इन 2019। अरे बाप रे बाप, सर क्या कहा वापस से, सर बोले अगर आप हमारे कंट्री में सेविंग्स की बात करते हैं तो जितना हमारे कंट्री का GDP है उसका 30.50% पैसा क्या होता है, सेव होता है। हमारे कंट्री के लोग क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब, जस्ट अ सेकेंड। हाँ,
उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इंक्रीज टू 84,357 करोड़। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आईपीओ। मतलब जो आपकी कंपनी वगैरह है ना, उन्होंने जो आम जनता को शेयर्स ऑफर किए होंगे उसे कहा जाता है आईपीओ लेके आना, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज करना, ठीक है। क्या कहा गया कि अगर आप बात करते हैं किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2019 के बारे में, तो उसमें 84,357 करोड़ रुपए रेस किए गए फ्रॉम पब्लिक, जनता से पैसा लिया गया बाय डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, ठीक है साहब। Apart from that, by the end of the financial year 18 में नहीं, सॉरी 18 में, now IPOs reached to $1.94 billion in February 2019। 2019 के फेब तक अगर आप बात करोगे तो जो कल तक मिलियंस में हुआ करता था वो किस में पहुंच चुका है, बिलियंस में पहुंच चुका है साहब। अच्छा, अगर आप लोगों को ध्यान नहीं होगा मैं आपको बता दूं कि अगर 10 लाख रुपए जो हैं उसे कहा जाता है क्या, मिलियन, उसे क्या कहा जाता है, मिलियन, ठीक है। और अगर आप 1 बिलियन की बात करते हैं तो जब आप 100 करोड़ की बात करते हैं, 100 करोड़ रुपए की बात करते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, 1 बिलियन। ये याद रखिएगा, जनरल नॉलेज के लिए है, ऑल्दो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं, ठीक है, डन, ठीक है साहब। नाउ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कौन से लोग, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले लोग, ठीक है। अगर उनकी बात की जाए, कैसे वाले लोग, सब मुकेश अंबानी हो गया, अनिल प्रेम जी हो गए, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो हैं 2697, अगर 2018 के हिसाब से बात करेंगे तो, ठीक है, 2697, एंड द पॉपुलेशन हैज ग्रू बाय 118% फ्रॉम 2013 टू 2018। 2013 से लेके 2018 तक अगर आप बात करते हो तो 118% इसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अंडरस्टूड द पॉइंट। ये स्टैटिस्टिक्स को ध्यान रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट यहां पे मार्क कर देता हूं, एग्जाम में इसके ऊपर सवाल जो है वो आपको जरूर पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट में डेवलपमेंट क्या क्या हुआ साहब। अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं हमारे कंट्री के अंदर, तो पास्ट में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़े से स्टैटिस्टिक्स यहां पे देख लेते हैं। क्या कहते हैं, So, rising incomes are driving the demand for the financial services across the income bracket. सर, across income bracket का मतलब क्या है सर, बोले चाहे कम पैसे कमाने वाले लोग हैं, ठीक ठाक पैसे कमाने वाले लोग हैं, या बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं, ठीक है, तीनों कैटेगरी के लोगों की बात आप कर लो, हर जगह पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनकी डिमांड बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो इनकम है ना वो बढ़ रही है। सर, लोगों की इनकम बढ़ रही है, क्या बात कर रहे हो, कहाँ इनकम बढ़ रही है सर, कितने सारे लोग उनकी इनकम जो है वो कम है, माना कि इनकम क्या है, कम है, बट अगर आप कंपेयर करेंगे पुराने जमाने से अभी के जमाने में, सर 1997 की बात है, मुझे याद है मेरे पापा की जो इनकम थी वो 800 रुपए पर मंथ हुआ करती थी 1997। आज के टाइम पर अगर आप बात करोगे तो कोई भी इंसान 10-15 हजार रुपए के नीचे कहीं पे भी नौकरी करने को तैयार नहीं होता, ठीक है। तो अगर इनकम लेवल की बात की जाए वो बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है साहब। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम आरबीआई हैज एक्सपेंडेड द टारगेट मार्केट टू सेमी अर्बन एंड द रूरल एरियाज। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज। अगर आप एकदम पुराने टाइम पे जाते हैं तो बैंकिंग सिस्टम वगैरह जो है ना वो ज्यादा कहां पे सक्सेसफुल थे सर, अर्बन एरियाज के अंदर सक्सेसफुल थे, जहां शहर वगैरह होता है वहां पे, ठीक है। आज के टाइम पे भी, मतलब मैं फिलहाल की बात कर रहा हूं, आज के टाइम पे भी काफी सारे गांव आपको ऐसे मिलेंगे जहां आपको एक भी बैंक नहीं मिलेगा। गांव के अंदर अगर आपको बैंक का फायदा उठाना है आपको नजदीकी शहर में जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। जहां मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे बैंक वगैरह नहीं है, वहीं पे बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहां अब बैंक्स वगैरह आ रहे हैं। कहीं कोई ग्रामीण सहकारी बैंक जो है उसको बना दिया जा रहा है,
ठीक है। कहीं कोई आपका जो रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से बैंक बनाना चाहिए वो बना दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट किया जा रहा है। और ऐसी जगह जो कि छोटे मोटे टाउन है, सेमी अर्बन का मतलब क्या है, छोटे छोटे टाउन वगैरह जो है, और या फिर रूरल एरिया जहां पे गांव वगैरह है, वहां पे भी बैंकिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करने के बारे में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसको एक्सपांड किया जा रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है साहब। नाउ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस, सर कॉर्पस का मतलब यहां पे क्या होता है, कह सकते हैं काइंड ऑफ नेटवर्थ, ठीक है। टोटल पैसा जो यहां पे लग रहा है या टोटल इन्वेस्टमेंट जो कि इकोनॉमी में लग रहा है। द इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इन इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, कैन राइज टू $1 ट्रिलियन बाय 2025। अरे बाप रे बाप, 2025 तक अगर बोले इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए तो उनके पास में इतना पैसा हो सकता है जो कि किसके बराबर होगा, $1 ट्रिलियन जो कि यूएस के हिसाब से उतना पैसा इकट्ठा हो सकता है, इतना ग्रोथ है किसके अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, ठीक है। ठीक है साहब। नाउ क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट पेनिट्रेशन इज राइजिंग इन द रूरल एरियाज। पहले ये सब चीजें रूरल एरियाज में नहीं हुआ करती थी, बट अभी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। फिर अगर मैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की बात करूं, उनका पार्टिसिपेशन इन ग्रोइंग इन द वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट, ये लोग क्या कर रहे हैं, ग्रोथ मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लोअर म्यूचुअल फंड, आगे चल के एक टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, म्यूचुअल फंड। लोअर म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन ऑफ 5 to 6% रिफ्लेक्ट लेटेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा ग्रोथ वगैरह आने की संभावना है, क्योंकि अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो बहुत कम है, यानी कि टोटल फाइनेंशियल सेक्टर जितना भी कंट्रीब्यूट करता होगा उसका सिर्फ 5 से 6% ही कौन कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, म्यूचुअल फंड वाले। अब सवाल ये आता है कि सर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, आगे चल के इसके बारे में इन डेप्थ डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ओके सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पेमेंट बैंक के बारे में बताया था, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, सेम ऐसे ही आपका जो इंडियन पोस्ट है उसका भी एक पेमेंट बैंक यहां पे बनाया गया, जो कि लगभग बैंकिंग सर्विस वाले ही काम करता है, बट कहीं ना कहीं इनके ऊपर थोड़ा सा लिमिट रहता है कि आप इतने लिमिट तक के ही पैसा जो है वो दे सकते हो और या फिर एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे क्या है पूरी बात अपन आगे चल के करेंगे। टू प्रोवाइड एवरी डिस्ट्रिक्ट विद 1 ब्रांच विच विल हेल्प इंक्रीज द रूरल पेनिट्रेशन, ताकि रूरल में भी लोग अपना पैसा बैंक में जाके प्रॉपर्ली क्या कर पाए, डिपॉजिट वगैरह कर पाए, ठीक है साहब। नाउ इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम अ लार्ज क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ द चैनल्स टू एक्सपांड रीच ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, महाराष्ट्र हैज लॉन्च्ड इट्स मोबाइल वैलेट फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी, मोबाइल वैलेट फैसिलिटी, अलाउइंग ट्रांसफरिंग ऑफ द फंड फ्रॉम वन मोबाइल वैलेट टू द अदर वन। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट। सर अभी तो ये मतलब खतरनाक वाली बात हो चुकी है, खाली आप महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हो, हर जगह पे ऐसा ही है। आपके पास में पेटीएम वॉलेट है, आपके पास में फोन पे वॉलेट है, आपके पास में गूगल पे का वॉलेट है, या फिर फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ देम सर, इवन अगर आपके पास में अमेजॉन होगा, फ्लिपकार्ट होगा, उसमें भी वॉलेट वाला ऑप्शन जो है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसी पैसे को, उसी वॉलेट वाले पैसे को आप यूज कर सकते हैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। एंड जो वॉलेट वगैरह आपके हैं उसी में आपके पास में क्या आता है, कैशबैक वगैरह जो है वो आपको वहां पे मिलता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। नाउ एज ऑफ अक्टूबर 2018, अगर अक्टूबर 2018 के हिसाब से बात की जाए, हालांकि थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है, बट स्टिल द फाइनेंशियल इंक्लूजन लैब हैज सिलेक्टेड 11 फिनटेक इनोवेटर्स। किसको सिलेक्ट किया गया है, 11 फिनटेक इनोवेटर्स, ऐसे इनोवेटर जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में क्या है, एक्सपर्ट हैं, उनको सिलेक्ट किया गया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $9.5 मिलियन, प्रमोटेड बाय द IIM जो MBA वगैरह करवाता है, ठीक है, अहमदाबाद वाला, अहमदाबाद भारत इंक्लूजन इनिशिएटिव, दैट इज BII, along with the JP Morgan, Michael and Suzanne Dell Foundation and Bill एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन।
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IIM अहमदाबाद, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BII, और किनके साथ में मिलके इस इनिशिएटिव को लिया गया है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, देन कम्स गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड न्यू बैंकिंग लाइसेंसेस। क्या बात है, मतलब अगर कोई नया बंदा है वो अगर आके बैंकिंग वाला काम करना चाहता है तो उसके लिए भी आपको क्या मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। एंड इंक्रीज द FDI लिमिट, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, FDI मतलब होता है सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा अलग अलग कंपनीज के नाम, रिलायंस कंपनी है या फिर जियो नाम की कंपनी, ठीक है, या फिर कोई भी बैंक आप लगा लीजिए, यहाँ पे चूंकि आप बैंक की बात कर रहे हैं। सर हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो इंडियन शेयर मार्केट से। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा लगा रहे होंगे और शेयर्स को परचेज कर रहे होंगे तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट से बात करी और उसके शेयर्स को डायरेक्टली आपने परचेज किया होगा तो उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप यानी कि इंडिया का जो बंदा है वो भी कर सकता है और फॉरेन का जो बंदा है वो भी कर सकता है। हालांकि अगर फॉरेन का बंदा ये इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है तो उसको एक लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा जिसका नाम क्या दिया गया है, फेमा 1999, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 का है। ठीक है, और ध्यान से सर, जो इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया की कंपनी में डायरेक्टली किया जा रहा है बाय एनी पर्सन जो कि हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, उसे नाम दिया जाता है क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। नाउ आफ्टर दैट की फैक्ट्स, फैसेट्स का मतलब यहां पे क्या है, फैक्ट्स। ठीक है, एंड द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि फीचर्स क्या क्या हैं अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ की बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, क्या कहते हैं, द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आर एज अंडर। ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में बोर जा रहा होगा, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है जिसको कि मैं आपको एक फ्लो बना के समझा सकूं। ये अपने को ऐसे ही रीड काइंड ऑफ करना पड़ेगा, जहां जहां समझाने की बात आती है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट, फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारी कंट्री में, इट प्लेज अ पाइवटल रोल, पाइवटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल, इन एक्सेलरेटिंग द रेट एंड द वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स थ्रू प्रोविजन ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एफिशिएंट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। अरे सर बस मॉड्यूल की ना यही भाई बात अपने को पसंद नहीं आती क्या सर, यही वाली बात आपने थोड़ी देर पहले यहां पे बताई थी। ये देखिए आप, यहां पे आपने बकायदा ये वाली चीज के बारे में बात की थी, जहां आपने कहा कि सेविंग्स को एलोकेट किया जाता है और क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, और वही पॉइंट आपने उठा के यहां पे भी बता दिया, राइट। फिर उसके बाद में अगला आप देखें यहाँ पे कि भाई साहब बिजनेस ऑपरेशंस को अगर बढ़ाना है, एक्सपांड करना है, तो उसके लिए भी आपका जो ये बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर सेम बात ही हो गई है वापस से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चूंकि हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हमें लिखना कुछ भी नहीं पड़ता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने ये वाली बातें पढ़ ली, ठीक है, अगर आपने ये वाली बातें पढ़ ली तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट स्टिल एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं ताकि ये ना रहे कि सर कुछ छूट तो नहीं गया है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से वैसा, सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, दूसरा पॉइंट भी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन सर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात आती क्या सर, हमने बीच में ऐसे सुना था कि विजय माल्या नाम का जो इंसान है वो एसबीआई बैंक के 12,000 करोड़ रुपए लेके गायब हो गया, राइट। अब एसबीआई बैंक के पास में जो पैसा था वो बैंक का खुद का तो नहीं था, हम जैसे लोगों का पैसा वहां पे डिपॉजिट किया हुआ था, ठीक है। या फिर बात कर लीजिए नीरव मोदी के बारे में, जिसने पंजाब नेशनल बैंक में तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का क्या किया, घोटाला वहां पे किया, ठीक है। और ऐसे पता नहीं कितने सारे घोटाले होते रहते हैं, बट बहुत ध्यान से, उसके बावजूद अगर लोगों को ये चाहिए, लोगों को ये एश्योरिटी चाहिए कि उनका पैसा अगर वो
फाइनेंशियल सेक्टर में देते हैं, लगाते हैं, तो वो पैसा उनका कहीं पे डूबेगा नहीं। इस बात को इंश्योर करने के लिए देयर आर 2 अथॉरिटीज, जिसमें से एक का नाम है आरबीआई, ठीक है, जो कि कंट्री का सेंट्रल बैंक भी कहलाता है, और दूसरा जो है उसका नाम है सेबी, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के इसी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में। कौन से मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट। से ये क्या होता है सर, ऐसा मार्केट जहां पे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हो गए, या फिर कंपनी के बॉन्ड्स हो गए, या फिर कंपनी के डिबेंचर्स हो गए, इन सारी चीजों के बारे में क्या होता है, डिस्कशन होता है, या उसके बारे में पूरा डील किया जाता है, ठीक है। तो उस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का जो काम करता है, उस अथॉरिटी का नाम क्या दिया गया है, सेबी। फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो बैंकिंग सिस्टम आपका है, बैंक वगैरह जो हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी है उसका नाम क्या है, आरबीआई, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, एक बात और मैं आपको यहां पे बता दूं कि जहां आप आरबीआई की बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से यहां पे जो एक्ट आपका रहेगा उसका नाम क्या दिया गया है, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। बाकायदा एक कानून यहां पे बनाया गया है, और इस कानून को आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, और उसको लेके आपको चलना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे कानून यहां पे बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1949 का है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करते हो सेबी के बारे में, यानी कि कैपिटल मार्केट के बारे में बात करते हो, तो उसके लिए तो पता नहीं कितने सारे एक्ट बनाए गए हैं, जिसमें से एक एक्ट का नाम है सेबी एक्ट 1992, कानून बनाया गया, ठीक है। और इस एक्ट के हिसाब से सेबी के पास में अथॉरिटी दी गई है कि आप अगर चाहें तो मार्केट को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग टाइप के रेगुलेशंस जो हैं वो बना सकते हैं, जब भी आपको लगे तब। क्या बना सकते हैं सर, रेगुलेशंस बना सकते हैं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशंस, सर कई बार कुछ काम जब किया जा रहा है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इफेक्ट ना हो, या लोगों का पैसा जो है वो बर्बाद ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए कुछ लॉ बनाया जाता है, ठीक है। अब ये लॉ जब सेबी आपका यहां पे बना रहा है, तो उसी को नाम क्या दे दिया गया, रेगुलेशन। एग्जैक्टली रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ये हम जो अपना लीगल एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट है उसके अंदर डेप्थ में डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो वहां हमारे लिए अलग से एक सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका नाम है SLCM, दैट इज द सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। वो सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग रेगुलेशंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल SAST रेगुलेशन, सिक्योरिटीज एक्विजिशन एंड शेयर ट्रांसफर, ठीक है, उसका रेगुलेशन जो है वो आपको दिया हुआ है, टेक ओवर कोड भी उसको नाम दिया जाता है, या फिर ICDR रेगुलेशन 2018। सर अगर कल को जाके किसी भी कंपनी को कोई शेयर्स का इशू लेके आना होता है, तो उस इशू को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन आपको बताया गया, जिसका नाम क्या है, ICDR रेगुलेशन 2018। तो दुनिया भर के रेगुलेशन जो है वो अपने को वहां पे देखने पड़ेंगे। बट फिलहाल के लिए सब फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए दो अथॉरिटी है, एक का नाम है आरबीआई और दूसरे का नाम क्या है, सेबी। आरबीआई जो है वो अदर फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, और सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट आपका जो होता है, जिसमें शेयर्स की डीलिंग होती है, डिबेंचर्स की डीलिंग होती है, या अदर सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है, जो कि हमारे कंट्री में कंपनीज क्या करती हैं, इशू करती है। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, contribute substantially towards the economic development and raising the standard of living of people। कौन कंट्रीब्यूट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर। सेम पॉइंट। पांचवा पॉइंट, प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू द रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा मैंने आपको बताया, कोई जमाना हुआ करता था जब सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज जो थे, जहां पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, जहां पे लोग नौकरियां कर रहे हैं, जहां पे लोगों के पास में क्या बोलेंगे, रनिंग मनी हुआ करता था, ठीक है, वो जगह पे सिर्फ बैंक्स हुआ करते थे। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो फार्मर हो गए, मजदूरी करने वाले मजदूर हो गए, मनरेगा जैसी योजना जो है उसमें काम करने वाले लोग हो गए, उनके लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन अब उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, एंड इवन जो रूरल एरियाज है उनको डेवलप करने के लिए बैंक बनाए जा रहे हैं, एंड इवन
जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है साहब। देन द फाइनेंशियल सेक्टर असिस्ट द कॉर्पोरेट कस्टमर्स to make better financial decisions by offering effective financial and the advisory services. And apart from that, the financial sector facilitates मतलब provide करता है, facilitate का मतलब क्या होता है, provide करना, financial deepening and broadening. Financial deepening मतलब to increase in the financial assets as percentage of the GDP and broadening मतलब increasing the number of participants into the financial system. मतलब अगर आप परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल स्पेंडिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मतलब कि आप फाइनेंशियल डीपनिंग की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगर आप परसेंटेज ऑफ द फाइनेंशियल स्पेंडिंग, ठीक है, उसको बढ़ाने की बात करें। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर 2018 में जितना भी हमारा जीडीपी था उसका 3% क्या होता था, फाइनेंशियल स्पेंडिंग होता था। ठीक है, लेकिन वहीं पे 2020 में जो भी हमारा जीडीपी था उसका 3.5% फाइनेंशियल स्पेंडिंग होता है। अगर ऐसा आपका कहना है उसे कहा जाएगा क्या, फाइनेंशियल डीपनिंग करना, राइट। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं ब्रॉडनिंग की बात करूं तो क्या कहा गया, सर पहले फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 100 लोग हुआ करते थे, अब कितने लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग। सर पहले फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कुल मिला के मान लीजिए 15 बैंक हुआ करते थे, अब कितने बैंक हैं, 17 बैंक है। मतलब ये कि आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या हो रहा है, वो ब्रॉड होते जा रहा है, ब्रॉड हो रहा है और डीप में जाना। डीपनिंग मतलब वहां अगर कारोबार आपका बढ़ रहा होगा तो उसे कहा जाता है फाइनेंशियल डीपनिंग होना। अंडरस्टूड द पॉइंट। ये पॉइंट मेरे हिसाब से लिखने का बनता है तो मैं आपको अलग से यहां पे लिख के दे देता हूं। एक है आपका टॉपिक जिसको क्या नाम दिया गया, फाइनेंशियल डीपनिंग। ठीक है, व्हेन परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल डीपनिंग। और दूसरा फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग, ठीक है, इसका क्या बताया गया, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीजेस। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, नंबर ऑफ कौन से पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ये अलग से लिख लीजिए, इसके ऊपर आपको मेरे हिसाब से स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। चलिए साहब अब बढ़ते हैं आगे। यहां थोड़ी सी बात आती है कौन से वाली, कंसेप्ट वाली। सबसे द ग्रोथ ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम may be broadly covered for banking, mutual fund and insurance। ठीक है, तीन के हिसाब से अपन यहां पे बात कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो कौन सा सेक्टर है भाई साहब, बोले बैंक वाला सेक्टर। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हो तो उसमें भी एक सेक्टर कौन सा, बैंकिंग वाला सेक्टर। सर अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो प्राइमा फेसी मतलब सबसे पहले अगर बात की जाए, इनफ्रंट अगर बात की जाए तो दो टाइप के बैंक होते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है जिसे आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। कौन सा बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट वाले बैंक। एसबीआई इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, यूनियन बैंक इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, आईडीबीआई इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, या फिर दूसरा जो है दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर, आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर, कोटक महिंद्रा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये आपके क्या रहेंगे, बैंक रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही कॉमन है कि चाहे इनमें से कोई भी बैंक क्यों ना हो, सारे के सारे बैंक को हम एससीबी का नाम देते हैं। दैट इज व्हाट, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सर शेड्यूल्ड क्यों बोला, क्योंकि सर आपका जो रिस्पेक्टिव एक्ट है ना
उस एक्ट के साथ में एक शेड्यूल दिया हुआ रहता है, उसमें इन बैंक्स का नाम लिखा हुआ होगा। अगर लिखा हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा? शेड्यूल्ड बैंक। लेकिन दूसरी बात, चूंकि वो काम कौन सा कर रहे हैं? कमर्शियल वाला। कौन सा काम कर रहे हैं? कमर्शियल। सर कमर्शियल मतलब? कमर्शियल मतलब लोगों से पैसा डिपॉजिट के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है और कोई दूसरे लोगों को पैसा जो है वो उधार दिया जाता है। ठीक है, अब जो पैसा उधार दिया जाता है उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और जिनसे पैसा उधार लिया जाता है उनको उनके पैसे पे इंटरेस्ट दिया जाता है। मतलब सीधी सीधी बात अगर यहां पे की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका जो ये बैंकिंग सेक्टर है उसका मेन मोटिव जो है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। समाज सेवा करने का यहां पे नहीं है। सर समाज सेवा भी कर रहे होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये बैंकिंग काम करते करते, यानी कि सोसाइटी की हेल्प करते करते, इकोनॉमी को डेवलप करते करते अपने प्रॉफिट के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि अगर आपको लोन चाहिए तो जो इंटरेस्ट का रेट है वो 11% से लेके 15% के बीच में हो सकता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा तो 4% से लेके 6% तक का क्या हो सकता है? इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। अगर इनके बीच में आप डिफरेंस की बात करेंगे, इनके बीच में अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो सर डिफरेंस है 7% से लेके 9% के आसपास तक का। कितना डिफरेंस है? 7% से लेके 9% तक का डिफरेंस है। और ये जो 7% टू 9% का डिफरेंस है ये आपके बैंकिंग सेक्टर का क्या है? प्रॉफिट। हालांकि इस प्रॉफिट को वो एक अलग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्प्रेड। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा अलग यूनिक वाला पॉइंट है। क्या कहते हैं इसको? स्प्रेड। सर क्या होता है स्प्रेड? स्प्रेड इज नथिंग बट द डिफरेंस, या फिर मैं एक काम करता हूं यहां लिख देता हूं ताकि आप अपना नोट अलग से बना लेंगे। ठीक है, और हाँ ये भी बता दूं कि स्प्रेड के बारे में आपके मॉड्यूल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा का नॉलेज है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। सर स्प्रेड की बात अगर आप करोगे तो दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं और डेप्थ में जाऊं तो कह सकते हैं इट इज बेसिकली डिफरेंस between lending rate and borrowing rate of बैंक। ठीक है, जिस रेट पे बैंक ने बोरो किया है और जिस रेट पे बैंक आपको पैसा उधार देता है, पर्सनल लोन के तौर पे, एजुकेशन लोन के तौर पे, कार लोन के तौर पे या फिर होम लोन के तौर पे एज द केस में भी, उसके कंपैरिजन में, तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्प्रेड। गॉट इट? डन। ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो बोले बैंकिंग इंडस्ट्री हैंडल द फाइनेंस इन अ कंट्री इंक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिट। दोनों चीजों को हैंडल किया जाता है। आपके पास में कैश रखा है, जाके बैंक के पास में देके आ जाओ। ठीक है, उसी कैश के बेसिस पे जो कि आपने और हम सारे लोगों ने मिलकर बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसी के बेसिस पे क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। क्रेडिट का मतलब होता है लोन देना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? लोन देना, लोन प्रोवाइड करना इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट प्रोवाइड करना। दोनों काम कौन करता है? बैंक आपका यहां पे करता है। ठीक है साहब, नाउ बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशनल बॉडीज दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट। आप लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के तौर पे, एंड ग्रांट द लोन टू द एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब क्या है यहां पे? कंपनीज। ठीक है, एंड प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेचर। ठीक है, इकोनॉमी जो है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ द कंट्री। नाउ गिवन देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी, बैंक्स आर केप्ट अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इंडिया की बात अगर आप करोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? सुप्रीम। ठीक है सर, सुप्रीम का मतलब? सुप्रीम का मतलब सबसे बड़ा।
सुप्रीम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, ठीक है। सुप्रीम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इनटू द कंट्री। हमारे कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, उसके बारे में पूरा डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास में है? आरबीआई के पास में, ठीक है। तो अगर मैं यहां बैंक्स को क्लासिफाई करने की बात करूं, ठीक है, तो यहां जो बुलेट पॉइंट्स बना के लिखे हैं उसमें 1 2 3 4 टाइप के लिखे हुए, लेकिन अगर आगे जैसे इलॉबरेट किया हुआ है उसमें सिर्फ 4 नहीं, इन्होंने और ज्यादा यहां पे बताए हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 5, हाँ 5 टाइप के बैंक जो है वो यहां पे आपको बताए हुए हैं। चलिए अब यहां पे सीधा सीधा मेरे हिसाब से पॉइंट बनता है कि अपन इसके बारे में एक चार्ट जो है वो बना लेते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम यहां पे हम देते हैं बैंकिंग सेक्टर, या फिर लेट्स कॉल इट सिंपली बैंक्स, ठीक है। अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये कि बैंक्स जो हैं दे आर इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम depositors and provide credit, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या है बेटा? लोन। प्रोवाइड क्रेडिट टू बोरोवर्स, ठीक है। अब यहां पे बोरोवर्स की जगह पे उन लोगों ने बकायदा वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंटिटी। बट मेरा ये मानना है कि भाई साहब सिर्फ एंटिटी क्यों, हम लोग भी तो पैसा उधार ले सकते हैं ना, एजुकेशन लोन वगैरह के तौर पे, ठीक है। तो सर बोरोअर में सिर्फ और सिर्फ एंटिटी नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, इवन हम लोग यानी कि जो लोग इंडिविजुअल हैं वो लोग भी पैसा उधार ले सकते हैं। अगर आप एंटिटी की बात करते हैं तो वो पैसा उधार क्यों लेंगे भाई साहब? वो लेंगे टू प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए उनको कुछ बनाना होगा, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, और या फिर लेट्स से फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। ये वाले काम के लिए वो क्या करेंगे? पैसे को उधार में लेंगे। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो सर इंडिविजुअल जो है वो तो अपने घर के लिए ले सकता है, वो अपने कार के लिए ले सकता है, वो अपने एजुकेशन के लिए ले सकता है, या फिर वो किसी भी और पर्सनल कारण के लिए भी क्या कर सकता है? पैसा उधार ले सकता है, ठीक है, ठीक है साहब। लेकिन अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, ठीक है, रेगुलेटेड बाय सबसे पहली बात आरबीआई विच इज एपेक्स बैंक। आरबीआई क्या है? एपेक्स बैंक है, जिसको आप बैंकर्स का बैंक बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एक्ट जो कि 1934 का आया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे मेन एक्ट है उसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि कब का है? 1949 का। कब का ये वाला एक्ट? 1949 वाला। तो ये इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक है साहब। लेकिन एक सेकेंड, अगर बोले हम यहां पे बैंक्स को क्या करने की कोशिश करें? क्लासिफाई करने की कोशिश करें। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स अगर हम यहां पे करने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि इसको अपन नहीं लेके चलते हैं, हम सीधा यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन अगर इलॉबरेशन में जाते हैं तो वहां और भी ज्यादा पॉइंट आपको दिए गए। सबसे पहला जो बैंक आपका यहां पे है उसका नाम क्या है? कमर्शियल वाला बैंक, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको और इसके बेसिस पे जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे
वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। कमर्शियल बैंक्स, उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, कमर्शियल क्यों कहा गया? अरे सर, आप जो काम कर रहे हो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, इसीलिए आपको कमर्शियल बैंक का नाम दिया गया। कई ऐसे भी बैंक हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक रहेंगे, जिसमें जो बैंक्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, बल्कि जो भी हमारे मेंबर रहेंगे उनके फायदे के लिए काम करने का उनका मोटिव रहेगा। ठीक है, ठीक है साहब, अभी ध्यान से सुनिएगा। सो बोले ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक की बात करूं, उनको बोले आप अर्बन या फिर रूरल में डिवाइड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दीज, अ फेयरली न्यू एडिशन टू द स्ट्रक्चर इज पेमेंट बैंक। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, आप बात कर रहे थे किसके बारे में? कमर्शियल बैंक के बारे में। हेडिंग आपने किसका दिया? कमर्शियल बैंक का दिया। ठीक है, और उसी के बीच में आपने कोऑपरेटिव बैंक के बारे में भी बताना शुरू कर दिया और आपने पेमेंट बैंक के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। अरे भाई साहब, पहले कमर्शियल बैंक क्या होता है उसके बारे में तो बता दो, उसके बाद में आगे बढ़ जाना। खैर जो भी, कोई बात नहीं, देखते हैं यहां पे ध्यान से। नाउ कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, एंड देयर बिजनेस मॉडल इज डिजाइन टू मेक द प्रॉफिट। उनको क्या करना होता है? उनको प्रॉफिट जो है वो अर्न करना पड़ता है। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड प्रोवाइड द लोन टू द जनरल पब्लिक एंड द कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं मेरे हिसाब से यहां पे क्या करता हूं, आपको चार्ट जो है वो बना के देता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां टॉपिक की बात करूं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो सर आपका जो ये कमर्शियल बैंक है, इट इज कॉल्ड एज अ कमर्शियल बैंक। व्हाई? बिकॉज their primary motive is to earn profit। क्या करना चाहते हैं वो? प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लेंडिंग and by providing low interest on deposits। ठीक है, डिपॉजिट्स पे कम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे और उनका जो लेंडिंग रहेगा उस पे ज्यादा इंटरेस्ट वो क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अब लेकिन एक सेकेंड, बोले अगर आप यहां पे कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो बोले कमर्शियल बैंक्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। नाउ दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अगर मैं यहां कमर्शियल बैंक्स को क्लासिफाई करने की बात करूं तो भाई साहब इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने क्या कहा? देयर कैन बी पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या हो सकता है? पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, देयर कैन बी प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और भी यहां पे बताया हुआ था, कौन सा? सब बोले फॉरेन बैंक हो सकता है या फिर रीजनल रूरल बैंक जो है वो भी हो सकता है। तीसरा कौन सा? फॉरेन वाला बैंक, फॉरेन बैंक हो सकता है। और या फिर चौथा क्या हो सकता है? रीजनल रूरल वाला बैंक जो है वो भी आपका यहां पे हो सकता है। ठीक है, तो 4 टाइप के आपके कौन से बैंक हो सकते हैं? कमर्शियल वाले जो बैंक है वो यहां पे हो सकते हैं। सर फर्क क्या है इनमें सब में? तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब, यहां सबसे पहले मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात बताता हूं। इसका मतलब क्या है? ऐसे वाले बैंक्स
which are owned and managed by government। ठीक है, मतलब सबसे पहली बात उनकी ओनरशिप जो है वो किसके पास में है, गवर्नमेंट के पास है। मतलब उन बैंक्स के अगर शेयर्स होंगे तो उसके मैक्सिमम शेयर्स किसके पास में है, सर बोले गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पे। ठीक है, अगर आप बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में तो लगभग सेम वाली बात, बस एक ही फर्क, क्या, इट इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब इसमें दोनों का एग्जाम्पल जो है वो भी आप यहां पे लेके चल सकते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे बड़ा SBI, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा बैंक ऑफ इंडिया, चौथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे आप बैंक ऑफ हैदराबाद, ये वो जितने हैं सारे के सारे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो जैसे आपका ICICI बैंक हो गया, फिर उसके बाद में आपका HDFC बैंक हो गया। ठीक है, या फिर उसके अलावा आपका कोटक महिंद्रा वाला जो बैंक है वो हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। या फिर उसके अलावा शायद आपने सुना होगा यस बैंक, राइट, या फिर आपने शायद सुना होगा एक्सिस बैंक। ऐसे पता नहीं कितने सारे बैंक हैं जो कि इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है सर। लेकिन फिर उसके बाद में आता है क्या, फॉरेन वाला बैंक। अब इसमें थोड़ा सा आपको गौर फरमाना पड़ेगा। सर फॉरेन बैंक का मतलब क्या है और हमारी कंट्री में उसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर ऐसे वाला बैंक जिसका मेन जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, फॉरेन में। मतलब उसका इनकॉर्पोरेशन किधर हुआ, सब बोले फॉरेन में ही हुआ, लेकिन उसका कुछ ना कुछ ऑपरेशन, कुछ ना कुछ बिजनेस जो है वो कहां पे है, सब बोले इंडिया में भी है। समझ में आया, वापस से एक बार ध्यान से, क्या कहा, यहां मैं अलग से आपको लिख के दे देता हूं, क्या कहा, बैंक्स विच हैव इट्स हेडक्वार्टर, HQ का मतलब क्या है, हेडक्वार्टर इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, बट इट हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। हमारी कंट्री में भी इसका क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस अगर रहता है, काम वही करता है, कमर्शियल वाले, पैसे डिपॉजिट के तौर पे लेता है और पैसे उधार के तौर पे प्रोवाइड करता है, ये इसका क्या रहेगा, काम रहेगा। लेकिन वापस से अगर मैं ऐसे बैंक्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो शायद आपने एक नाम सुना होगा, नाम है HSBC। ठीक है, या फिर एक बैंक है जो हर सिटी में तो नहीं है बट कुछ जगहों पे है, जिसका नाम है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। कौन सा, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। सब कुछ जगहों पे है, हर सिटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मुंबई में मिल जाएगा, पुणे में मिल जाएगा, और कुछ सिटीज में मिल जाएगा, हर सिटी में देखने को नहीं मिलेगा। या फिर एक और बैंक है जिसका नाम आपने पक्का सुना होगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो बैंक है वो इस कैटेगरी में आपके आएंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। ठीक है साहब, फिर इसके बाद में आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमर्शियल बैंक, जिसका नाम क्या दिया गया, रीजनल रूरल बैंक। सर सबसे पहली बात क्या कहा जा रहा है, रूरल एरिया का बैंक है। ये वाला बैंक आपको शहरों में मिलेगा क्या, नहीं साहब, कहां मिलेगा, सिर्फ रूरल एरिया में। दूसरी बात, सर क्या पूरे के पूरे कंट्री में इसकी ब्रांचेस मिलेंगी क्या, नहीं साहब, ये एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगा। उसके अलावा अगर आप दूसरे रीजन में चले जाते हो तो वहां पे आपको ये ऐसे वाले बैंक मिल जाएंगे, बट यही बैंक की ब्रांच मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। ध्यान से, सर रीजनल रूरल बैंक आर द बैंक्स which operate in rural areas of particular region।
ठीक है, एक दिए गए रीजन के रूरल एरियाज में जो ऑपरेट करता होगा उसे सिंपली यहां पे नाम दिया जा सकता है क्या, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, काम लेकिन फिर भी वही है, कौन से वाला, कमर्शियल वाला। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को आप अच्छे तरीके से। चार्ट और अच्छा खासा लंबा यहां पे बनने वाला है। ठीक है, तो जितना है पहले उसका आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले बैंक जो है उसके बारे में आप यहां पे बता दीजिए अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद उसको रेगुलेट कौन कौन करता है, कौन कौन से एक्ट करते हैं उसके बारे में लिख लीजिए। फिर जब क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहां पे बात करेंगे किसके बारे में, कमर्शियल बैंक्स के बारे में। तो वीडियो को पॉज करके इसके बारे में अच्छे से आप लिख लीजिए।